Hello guys, very good morning. Today we will discuss chapter 13 that is care and maintenance of fabrics. वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव. So let's start. स्टूडेंट्स देखिए वस्त्र हमारी मूल आवश्यकताओं में से एक है और यह हमारे व्यक्तित्व का भी एक अभिन्न अंग है. सुव्यवस्थित एवं ढंग से पहने गए वस्त्र व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं. यदि इन वस्त्रों की उचित देखभाल न की जाए तो मूल्यवान होते हुए भी ये अपना आकर्षण खो बैठते हैं. वस्त्रों को उचित देखरेख से ही उनको अधिक समय के लिए पहनने योग्य बनाया जा सकता है. और पिछले चैप्टर में जैसे कि हम पढ़ा था कि किसी भी वस्त्र का चयन उस वस्त्र के रंग रूप, उसकी बनावट, गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता पर डिपेंड करता है. तो इसलिए ज़रूरी है कि वस्त्रों में पहले वाली चमक और रूप, रंग, गुणवत्ता बनी रहे ताकि उन्हें लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके. और आमतौर पर वस्त्रों की देखरेख में कुछ विधियाँ और चरण शामिल हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सम स्टेप्स एंड प्रोसीजर फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक. वस्त्रों की देखभाल की विभिन्न विधियाँ एवं चरण. स्टूडेंट्स देखिए वस्त्रों की देखरेख के लिए आमतौर पर निम्नलिखित विधियाँ और चरण अपनाए गए हैं. उसमें सबसे फर्स्ट है हमारा वस्त्रों की मरम्मत, मेंडिंग ऑफ क्लोथ्स. देखिए वस्त्रों की मरम्मत अर्थात मेंडिंग एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कपड़ों को प्रयोग के दौरान या किसी दुर्घटना के कारण हुए नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है. देखिए स्टूडेंट्स किसी दुर्घटना की स्थिति में वस्त्र खराब या कट-फट गए हों तो वस्त्र की मरम्मत निम्न प्रकार से की जा सकती है, जैसे कि कटे फटे या छेदयुक्त वस्त्रों को सिलकर या उन्हें रफू करा सकते हैं. और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के टूटे या बटन या फास्टनर को बदलकर या उधड़ी हुई लैस, रिबन, अन्य परिसज्जा को टाँगकर उधड़ी हुई सीम या हेम को पुनः सिलकर. नाउ सेकेंड स्टेप इज लॉन्ड्री मीन्स धुलाई. देखिए धुलाई का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें वस्त्रों को साफ रखने के लिए उन्हें धोया जाता है तथा सिलवट रहित दिखाई देने के लिए इस्त्री की जाती है. दूसरे शब्दों में कहें तो कपड़ों को मैल या दाग रहित रखने के लिए उन्हें धोने और सिलवट रहित दिखाई देने के लिए इस्त्री करने की प्रक्रिया को ही हम धुलाई कहते हैं. देखिए स्टूडेंट्स धुलाई में कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि दाग धब्बे हटाना, धुलाई के लिए कपड़ों को तैयार करना, धुलाई द्वारा कपड़े से गंदगी को हटाना, सुंदर दिखने के लिए अंतिम रूप देना, नील लगाना या स्टार्च करना, अतः आकर्षक रूप देने के लिए उन पर इस्त्री करना ताकि उन्हें प्रयोग के लिए तैयार करके रखा जा सके. देखिए स्टूडेंट्स धुलाई का जो फर्स्ट स्टेप है वो है दाग धब्बे हटाना. तो थोड़ा सा हम इसे डिटेल में देखेंगे. दाग धब्बे हटाना क्या है, स्टेन रिमूवल क्या है. देखिए दाग धब्बों को एक ऐसे अवांछित चिन्ह या रंग के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं जो कपड़ों पर बाहरी पदार्थों के संपर्क में आने पर लग जाता है. और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दाग धब्बे ऐसे चिन्ह या रंग होते हैं जो किसी सतह पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तथा वस्त्रों की सतह के गंदे होने का आभास भी देते हैं. देखिए स्टूडेंट्स जो आपके दाग धब्बे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है आपका वेजिटेबल्स स्टेन्स जिसे हम वनस्पतिक धब्बे भी बोलते हैं. ये चाय, कॉफ़ी, कोको, फल, सब्जियां इत्यादि के धब्बे वनस्पतिक धब्बे होते हैं और इन्हें हटाने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है. सेकंड है हमारे एनिमल्स स्टेन्स जिसे हम प्राणिज दाग बोलते हैं. इस श्रेणी में क्या आते हैं खून, अंडे, मांस और दूध आदि के धब्बे. ऐसे धब्बों में प्रोटीन होता है इसीलिए इन्हें दूर करने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए और गर्म पानी के प्रयोग से धब्बे और ज़्यादा पक्के हो जाते हैं. थर्ड है आपका ऑयल स्टेन्स, चिकनाई युक्त दाग धब्बे. इसमें घी, मक्खन, रसेदार सब्जी आदि के धब्बे आते हैं और इन्हें हटाने के लिए हम घोलक विधि का प्रयोग करते हैं जो कि आगे डिटेल में बताएंगे. नेक्स्ट है आपका मिनरल्स स्टेन्स जो कि खनिज युक्त दाग धब्बे हैं. इनमें स्याही, जंग, दवाइयाँ, कोलता आदि के धब्बे आते हैं और इन्हें दूर करने के लिए धब्बों को पहले अम्ल में और फिर क्षार में धोएंगे. और लास्ट में है हमारा कलर स्टेन्स, रंग के धब्बे. ये धब्बे अम्ल या क्षार युक्त होते हैं. इनको उतारने के लिए इनकी प्रकृति का ज्ञान होना जरूरी है. इसके बाद ही रंग की संरचना के अनुसार हम उपयुक्त विधि का यूज करेंगे. स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टेक्निक्स ऑफ स्टेन रिमूवल्स, दाग धब्बे हटाने की तकनीक. तो फर्स्ट है इसमें हमारा स्क्रैपिंग मीन्स खुरचना. देखिए खुरचने द्वारा उन धब्बों को हटाते हैं जो कपड़ों की सतह पर जम जाते हैं. ऐसे धब्बों को चाकू के द्वारा हल्के से खुरचकर फिर झाड़कर साफ कर दिया जाता है. सेकंड रहेगा हमारा डिपिंग, डुबोना. दाग धब्बे हटाने की टेक्निक में कपड़े के दाग वाले हिस्से को कपड़े की प्रकृति के अनुसार ही हम अभिकर्मक में डुबो देते हैं और फिर से रगड़ा जाता है. स्टूडेंट थर्ड टेक्निक्स रहेगी स्पॉन्जिंग मीन्स स्पंज से साफ करना. देखिए इस टेक्निक्स में
कपड़े के दाग धब्बे वाले भाग को एक समतल सतह पर हम ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर फैलाकर रख देते हैं। फिर दाग धब्बे वाले भाग पर स्पंज की सहायता से अभिकर्मक लगाया जाता है और कुछ देर में दाग धब्बे वाले भाग के नीचे रखा ब्लॉटिंग पेपर अभिकर्मक सहित दाग धब्बों को सोख लेता है। और इसका जो लास्ट स्टेप रहेगा वो होगा ड्रॉप मेथड। इसमें दाग धब्बे लगे कपड़ों को एक कटोरे पर फैला दिया जाता है और फिर उस दाग धब्बे पर ड्रपर की सहायता से बूंद बूंद करके अभिकर्मक डाला जाता है और कुछ देर में अभिकर्मक कपड़ों से होता हुआ कटोरे में एकत्रित हो जाता है और दाग धब्बे वाले हिस्से को पानी से धो दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टेन रिमूवल्स रिएजेंट्स, दाग धब्बे हटाने के साधन। देखिए ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे फर्स्ट है आपका ग्रीस सॉल्वेंट्स। इसमें तारपीन, मिट्टी का तेल, सफ़ेद पेट्रोल, मेथिलेटेड स्प्रिट और एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड है ग्रीस एब्जॉर्बेंट्स। देखिए इसमें भूसा, कुम्हार की मिट्टी, फूलर अर्थ, टेल्कम पाउडर, स्टार्च, फ्रेंचो एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है इमल्सिफायर्स। साबुन और डिटर्जेंट सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले इमल्सिफायर्स हैं। नेक्स्ट इज एसिडिक रिएजेंट्स। देखिए एसिटिक एसिड अर्थात सिरका, ऑक्जेलिक एसिड नींबू, टमाटर, खट्टा दूध, दही आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले कुछ एसिडिक रिएजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्कलाइन रिएजेंट्स। इसमें अमोनिया, बोरेक्स, बेकिंग सोडा एक्सेट्राज इसके एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एजेंट्स। देखिए इसमें आपका सनलाइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम परबोरेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के दाग धब्बे और उन्हें हटाने की जो मेथड्स होते हैं। तो इसमें आप लोगों की जो NCERT बेस्ड बुक है उसमें है जैसे कि बॉल पॉइंट पेन है, कैंडल वैक्स है, चिंगम है, चॉकलेट है, करी, टर्मरिक और ऑयल का स्टेन्स या एग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टेन्स, ग्रीस, इंक, आइसक्रीम, लिपस्टिक, मेडिसिन्स एंड मिल्क एंड क्रीम, पेंट, पॉलिश, रस्ट और एडेसिव टेप या ब्लड की जो स्टेन्स हैं वो आपके किस मेथड्स के थ्रू हटाए जा सकते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ डर्ट, द क्लीनिंग प्रोसेस, गंदगी हटाना, सफाई की प्रक्रिया। देखिए गंदगी शब्द का प्रयोग किसी एक ऐसी चीज़ के लिए किया जाता है जिसके कारण सतह गंदी या मैले दिखाई देती है। गंदगी के जो प्रकार हैं वो 2 टाइप्स के हैं, लूज डर्ट और टाइट डर्ट। मीन्स जो ऊपरी गंदगी है वो इसे हम आसानी से हटा सकते हैं। ऊपरी गंदगी को केवल ब्रश या झाड़ करके भी हटाया जा सकता है, उसे पानी से खंगाल कर आसानी से दूर किया जा सकता है। दूसरी आती है आपकी टाइट डर्ट, जिसे हम कहते हैं जमी हुई गंदगी। इस प्रकार की जो गंदगी है पसीने चिकनाई के साथ उस पर जमी होती है। जमी हुई गंदगी अर्थात चिकनाई को मात्र कपड़ों को खंगालने द्वारा से नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ विशेष अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है जो गंदगी को हटाने के लिए चिकनाई को कम कर देते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ रिमूविंग ग्रीस। देखिए इसमें 3 टाइप्स की मेथड्स होते हैं, बाय यूज ऑफ सॉल्वेंट्स, विलायकों का प्रयोग करके, बाय यूज ऑफ एब्जॉर्बेंट, अवशोषकों का प्रयोग करके, एंड थर्ड इज बाय द यूज ऑफ इमल्सिफायर, मीन्स पाइशी कारकों के उपयोग द्वारा। जब वस्त्र की सफाई विलायक या अवशोषकों द्वारा की जाती है तो उसे ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्लिनजिंग एजेंट, मीन्स सफाई अभिकर्मक। तो इसमें सबसे पहले आपका वाटर है, नेक्स्ट इज सोप एंड डिटर्जेंट। फर्स्ट हम देखेंगे पानी। देखिए पानी धुलाई के कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। कपड़े और पानी के बीच एक प्रकार का जुड़ाव होता है। कपड़ों को पानी में डुबोने से पानी कपड़े में एंटर हो जाता है, अंदर चला जाता है, उसे गीला कर देता है। फिर पेडेसिस अर्थात जल कणों का संचालन कपड़े में चिकनाई रहित गंदगी को हटाने में मदद करता है। फिर इसके बाद हम हाथ या मशीन में उसको डालते हैं और गंदगी को हटाने में वो हमारी मदद करेगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका सोप, साबुन। देखिए साबुन प्राकृतिक तेल या वसा व क्षार से बनाया जाता है। साबुन बनाने के लिए प्राणिज और वनस्पतिक दोनों प्रकार की ही वसा का प्रयोग किया जाता है। साबुन में वसा को साफ करने के सभी गुण होते हैं और साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं, जिसे हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि सपोनिफिकेशन क्या है। तो इस विधि में क्षार प्राणिज और वनस्पति वसा के साथ अभिक्रिया कर असंतृप्त अम्ल और ग्लिसरीन बनाते हैं। असंतृप्त अम्ल ग्लिसरीन
पुनः क्षार के साथ अभिक्रिया कर साबुन का निर्माण करते हैं और यह साबुन बनाने की प्रक्रिया के दौरान क्षार का अधिक प्रयोग किया जाए तो कपड़ों पर साबुन का प्रयोग करते समय वह निकल जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट। देखिए डिटर्जेंट विशेषकर संश्लिष्ट डिटर्जेंट रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। डिटर्जेंट बनाने के लिए किसी भी तेल अथवा वसा अम्ल को हाइड्रोजन गैस द्वारा एक कैटालाइस्ट की उपस्थिति में वसा अल्कोहल में बदल दिया जाता है। इस वसा अल्कोहल को फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाकर सल्फ्यूरिक युक्त वसा अल्कोहल में बदलते हैं। इसके पश्चात इसमें कास्टिक सोडा अथवा कास्टिक पोडास की प्रक्रिया द्वारा डिटर्जेंट तैयार किया जाता है। देखिए इससे क्या है, साबुन की अपेक्षा कम मात्रा में प्रयुक्त होते हैं तथा श्रम और समय की इसमें बचत होती है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर। देखिए फर्स्ट है इसका, साबुन वसा तथा अल्कली के मिश्रण से बनता है और डिटर्जेंट यह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो खनिज तेल से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिए बेटा, ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में साबुन और डिटर्जेंट के बीच में। तो इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा ये कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते, ठीक से साफ नहीं करते हैं, लेकिन ये कठोर और कोमल जल दोनों में ही कपड़ा साफ करते हैं डिटर्जेंट। और जो साबुन होते हैं ये कपड़ों से साबुन जल्दी से नहीं निकाल पाते, लेकिन डिटर्जेंट आसानी से कपड़ों से धोने से निकल जाते हैं। और साबुन नाजुक रेशमी कपड़ों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट नाजुक और रेशमी कपड़ों को अच्छे से साफ करते हैं। साबुन गर्म पानी में अच्छा साफ करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट गर्म और ठंडे पानी में दोनों में ही अच्छे से साफ करते हैं। साबुन सस्ते होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट थोड़ा सा महंगे होते हैं। देखिए साबुन लंबे प्रयोग से सफ़ेद कपड़े को पीला कर देते हैं, लेकिन ऐसा डिटर्जेंट के साथ नहीं होता है, बल्कि कपड़े की सफ़ेदी बनाए रखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, साबुन धोने के बाद पूरी तरह से कपड़ों से ना निकले तो कपड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन डिटर्जेंट की कुछ मात्रा कपड़ों में अगर रह भी जाती है तो वस्त्र कमज़ोर नहीं पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबुन या डिटर्जेंट में सबसे अच्छा कौन है। तो इसमें हम कहेंगे कि डिटर्जेंट अच्छा है, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर मोस्टली प्रॉपर्टीज डिटर्जेंट की शो की गई है डिफरेंस में। लेकिन साबुन में एक अच्छी बात यह है कि ये सस्ते होते हैं, हर कोई इनको यूज कर सकता है, लेकिन डिटर्जेंट थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है डिटर्जेंट की ओनली, और सारी ही इसमें क्वालिटीज़ होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ वॉशिंग, धुलाई की विधियाँ। देखिए अक्सर वस्त्र को साबुन या डिटर्जेंट के घोल में कुछ देर के लिए छोड़ देने पर उस पर लगी चिकनाई युक्त गंदगी छोटे छोटे कणों में टूटकर खंगालने पर आसानी से निकल जाती है, परंतु कई बार वस्त्र के कुछ हिस्से में ऐसी गंदगी लग जाती है जो मात्र साबुन या डिटर्जेंट के घोल में डालने से भी नहीं निकलती। तो ऐसी स्थिति में वस्त्रों को साफ करने के लिए धुलाई की विभिन्न विधियों का हम प्रयोग करते हैं। और वस्त्र की धुलाई के लिए प्रयुक्त की गई विभिन्न विधियाँ दो तरह से हेल्प करती हैं कि वस्त्र के साथ चिपकी मैल को अलग करती हैं और गंदगी और मैल को पानी में ही रखती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये बेटा आप लोगों की बुक से ली गई है। रगड़ने द्वारा, मलना और निचोड़ने द्वारा, चूषक पंप द्वारा और मशीन द्वारा धुलाई की ये विभिन्न विधियाँ होती हैं। सबसे पहले है रगड़ना। देखिए इसमें धुलाई में यह प्राचीन और प्रचलित विधि है, वस्त्रों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इस विधि में वस्त्र के भाग को दूसरे वस्त्र के भाग के साथ जो है रगड़कर साफ़ किया जाता है और मैले वस्त्र ब्रश से या बड़ी लकड़ी के पट्टे पर रगड़कर साफ़ किए जाते हैं। दूसरा मलना और निचोड़ना। देखिए इस विधि में साबुन के घोल में हाथों से धीरे धीरे मला और मसला जाता है। चूँकि इस विधि में बहुत ही कम जोर लगाया जाता है, अतः कपड़ों के तंतु और रंग या बुनाई को यह हानि नहीं पहुंचाती है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ऊन, रेशम, रेयॉन और रंगदार वस्त्रें जैसे जो नाजुक कपड़े होते हैं उन्हें साफ़ करने के लिए उपयुक्त विधि है। दूसरा है चूषक पंप द्वारा धुलाई विधि। देखिए इस विधि में कपड़ों और वस्त्रों को धोया जाता है जिन्हें ब्रश द्वारा रगड़ा नहीं जा सकता है। रोएदार तौलिए इत्यादि इसमें धुलाई होती है। इस विधि में वस्त्रों को धोने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जो इतने बड़े और भारी होते हैं जिनको हाथ द्वारा मसला दबाया नहीं जा सकता। तो धुलाई के लिए कपड़ों को एक टब में साबुन या डिटर्जेंट के घोल में डाल दिया जाता है और बार बार दबाया जाता है। चूसकों को दबाने के कारण उत्पन्न जो है वो गंदगी के कणों को ढीला कर देता है। देखिए स्टूडेंट, इसके साथ साथ हम मशीन से भी धुलाई करते हैं। देखिए टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर के बाद भारतीय घरों में वॉशिंग मशीन संभवतः तीसरा सबसे लोकप्रिय बिजली उपकरण है। इससे क्या होता है बेटा कि कम समय लगता है, श्रम होता है, दोनों की बचत होती है। और आजकल बाज़ार में कई कंपनियों के अलग अलग वॉशिंग मशीन उपलब्ध हैं और धुलाई का समय वस्त्र की प्रकृति और गंदगी की मात्रा के अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। और यह मोस्टली हॉस्पिटल या जो आपका होटल्स होते हैं उसमें बहुत अधिक क्षमता वाली धुलाई बड़े पैमाने पर यूज की जाती है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा परिसज्जा, फिनिशिंग।
देखिए, परिसज्जा का अर्थ है सजाना। वस्त्रों की धुलाई के संदर्भ में परिसज्जा का अर्थ है कि धुलाई की क्रिया को पूर्ण करने से पूर्व उन्हें कुछ ऐसी प्रक्रियाओं से गुजारना जिसमें वस्त्र का अंतिम रूप साफ, स्वच्छ और सुंदर लगे। वह प्रोसेस हमारी परिसज्जा कहलाती है। देखिए, जो आपके परिसज्जा के देखिए, ये पदार्थ दो तरह के होते हैं परिसज्जा वाले पदार्थ, नील तथा चमक पैदा करने वाले पदार्थ, दूसरा स्टार्च तथा कड़ाक करने वाले पदार्थ। तो देखिए, जो नील और चमक पैदा करने वाले पदार्थ हैं, यह आपने कई बार देखा होगा कि बार बार उपयोग और धोने से सफ़ेद सूती वस्त्र ढीले पड़ जाते हैं, उनकी सफ़ेदी और रंग भी थोड़ा पीला पड़ जाता है, तो इसी वजह से वो ग्रे पड़ने लगते हैं। तो ऐसे वस्त्र को पुनः सफ़ेदी और चमक लाने के लिए हम नील या ऑप्टिकल ब्राइटनर्स का यूज़ करते हैं। तो जो ये नील होता है, यह सूती और लिनन वस्त्रों के लिए यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाती है और कपड़ा अच्छा लगता है। इसमें हम जो नील है, अल्ट्रामैरीन नीला, यह पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। सेकंड है हमारा ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। देखिए, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स एजेंट या फ्लोरेसेंट ब्राइटनिंग एजेंट ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कि ब्राइटनेस करने की क्षमता होती है और यह बहुत ही सुंदर बनाते हैं कपड़ों को, और ये ग्रेनेस को हटा देते हैं, उसको उज्ज्वल करते हैं, सफ़ेदी प्रदान करते हैं। सेकंड है हमारा स्टार्च तथा कड़ा करने वाले अभिकर्मक। देखिए, कपड़ों को बार बार धोने के कारण उनकी चमक में कमी आ जाती है, रंग फीके पड़ने लगते हैं। कपड़ों को पुनः नया जैसा चमकदार, चिकना और कड़ापन लाने के लिए उनमें विभिन्न प्रकार के स्टार्च या कड़ा करने वाले अभिकर्मकों का यूज किया जाता है। स्टार्च को मांड या कलफ भी कहते हैं, और इससे क्या होता है कि कपड़ों के छिद्र भर जाते हैं और वस्त्रों में मैल आसानी से नहीं पहुँचता है, वस्त्र लंबे समय तक साफ रहते हैं, और ऐसे कपड़े पहनने से इंसान रोबीले लगते हैं, सुंदर लगते हैं, धोने पर आसानी से साफ भी हो जाते हैं कपड़े। वस्त्र को कड़ा स्टार्च करने वाले अभिकर्मक पशुओं तथा पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे अभी क्लींजिंग एजेंट चल रहे थे उसमें वाटर था, साबुन एंड डिटर्जेंट हमने देखा, फिर उसके बाद हमने धुलाई की विभिन्न विधियाँ देखी, और नेक्स्ट परिसज्जा के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे ड्राइंग मीन्स अब हम उसको कैसे वस्त्रों को सुखाएंगे। देखिए, सुखाने के लिए कपड़ों को क्या है, हमें स्पेशली जो कपड़े हैं धूप में उल्टी साइड करके लटकाने चाहिए। सूरज की रोशनी में कपड़ा न केवल तेज़ी से सूखता है, बल्कि सूरज की रोशनी से कपड़े में एंटीसेप्टिक का भी कार्य करते हैं। सफ़ेद कपड़ों के लिए एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं, और रेशमी और ऊनी वस्त्र कपड़ों को धूप में ज़्यादा देर नहीं सुखाना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज आयरनिंग मीन्स इस्त्री करना। देखिए, कपड़ों की धुलाई और सूखने के बाद में आयरनिंग करने की उनको ज़रूरत होती है। कपड़ों पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो कपड़ों की क्रीज भी बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में कपड़ों को दोबारा पहनने योग्य बनाने के लिए हम लोग आयरन करते हैं। तो आयरन करने के लिए वस्त्रों की इच्छानुसार तह बनाने में इससे सहायता मिलती है, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का ध्यान रखना है हमें। ओके, इसके अलावा नमी है या दबाव है, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। दबा दबा करके कपड़ों को प्रेस करना है ताकि उसमें एक क्रीज बनी रहे, और मॉइस्चर्स का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट इज ड्राई क्लीनिंग। देखिए, गैर जलीय माध्यम में कपड़ों की सफाई की क्रिया को हम ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। इसमें हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, बल्कि हमें केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम। अब देखिए, ड्राई क्लीनिंग जो एजेंट्स हैं जैसे कि परक्लोथिलीन, चिकनाई अवशोषक हैं, ये प्राय पाउडर के रूप में मिलते हैं, जैसे फ्रेंच चॉक, टैल्कम पाउडर, फुलर अर्थ इत्यादि। इसके साथ साथ चिकनाई विलायक होते हैं जैसे कि ईथर, बेंजोरल, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि, ये ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। देखिए, वस्त्रों की सफाई के लिए धुलाई की अपेक्षा ड्राई क्लीनिंग बेहतर क्यों है? देखिए, इसीलिए बेहतर है क्योंकि कुछ कपड़े हैं जो कि हम पानी से अगर धोएंगे तो उनका जो रोया है वो बिगड़ जाता है, शेप बिगड़ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उनके दाग धब्बों को हटाने के लिए ड्राई क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट मीन्स वस्त्र उत्पादों का भंडारण। देखिए, जब हम उनका संरक्षण करते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि रखने से पूर्व आवश्यकता हो तो उन्हें मरम्मत कर लें। पहने हुए वस्त्रों को अलमारी में न रखें क्योंकि पसीने की गंध आ सकती है, तो हवा लगाएं, गंध खत्म करें, और अगर कोई पिन वगैरह लगी है तो हटा लें, अदरवाइज जंग के निशान पड़ सकते हैं। रेशमी कपड़ों को सूर्य की रोशनी से बचाना चाहिए, और गीले वस्त्रों को अलमारी में ना रखें, अदरवाइज फफूंदी लग सकती है। चमड़े के वस्त्रों को साफ कर पोंछकर सूखने से बचाने के लिए हल्का तेल लगाकर रखना चाहिए। वस्त्रों को कीड़े से बचाने के लिए कीड़े मारने की दवाई छिड़कनी चाहिए। वस्त्रों को समाचार पत्र के कागज़ से लपेट कर भी रख सकते हैं।
क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, जो ये इंक होती है ये वस्त्र पर कीड़ा नहीं लगने देती है। कपड़ों को कैसे भी हो, उन्हें पैक करके संभाल कर रखने से पहले ये आवश्यक है कि वो साफ़ और सूखे हुए हों। और उन्हीं कपड़ों को रखने से पहले भली भांति ब्रश कर लें, ड्राई क्लीन करा लें, दाग धब्बे हैं तो उन्हें हटा लें। जेबों को अंदर से बाहर उल्टा कर देना चाहिए, ताकि ट्राउजर और बाजू को भी उल्टा ही किया जाना चाहिए, ताकि उनकी जाँच की जानी चाहिए। उसमें समस्त धूल गंदगी इत्यादि सब झाड़ देनी चाहिए। सभी वस्त्रों को झाड़ना, ब्रश किया जाना, प्रेस करना और तह लगाना जरूरी होता है। अलमारी या ट्रंकों में उन्हें खुला पैक करें। अत्यधिक कसकर पैक करने से वस्त्रों की जो तह पर स्थायी सलवटें रह सकती हैं। और इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि सूती वस्त्रों का जो संग्रह करना है उसके लिए क्या करना है कि अलग खाने में रखें उन्हें, ऊनी को अलग रखें, क्योंकि ऊनी कपड़ों को सर्दियों के मौसम में प्रयोग किया जाता है। तो ऊनी वस्त्रों का संग्रह ऐसे करें ताकि फफूंदी या कीड़े न लग सकें। रेशम व जरी का, उसके अलावा भी ध्यान रखें कि उनको ड्राई क्लीन पहले करा लें और उनको वस्त्र को मलमल के कपड़ों में लपेट कर रखें। वस्त्र में लौंग और नीम के पत्ते भी रखने चाहिए। कीड़े और फफूंदी लगने का चांस नहीं रहता है। कभी भी गंदे और पसीने युक्त वस्त्रों को संग्रह नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मोथ बॉल्स का यूज कर सकते हैं हम स्टोरेज करते वक्त। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फैब्रिक केयर। देखिए, वस्त्रों को देखभाल को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले इसमें हमारे रेशे के प्रकार हैं, धागे की संरचना है, वस्त्र निर्माण है, रंग तथा अंतिम रूप। ये सभी चीज़ें हैं जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं जब हम वस्त्रों की देखभाल करते हैं। तो सबसे पहले रेशम के प्रकार है। देखिए, वस्त्रों के रेशे की प्रकृति भी वस्त्रों की देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। जैसे कि सूती और लेनन वस्त्र हैं तो उपयोग किए गए इसमें अम्लीय अभिकारकों को अच्छी से धो करके निकाल देना चाहिए अभिकर्मकों को। और वस्त्रों से इस्त्री के लिए कपड़े को थोड़ा नम होना चाहिए, अन्यथा वस्त्र जल भी सकता है। देखिए, सेकंड हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं, इनको ध्यान से धोना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर सख्त डिटर्जेंट का यूज करेंगे तो वो हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं कपड़ों पर। और ठंडे पानी से धोना चाहिए इन्हें, और हाथों का प्रयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए, ठीक है। और इससे धोने से पहले हमें थोड़ा सा इनका खाका बनाना चाहिए, ताकि धोने के बाद पता लग सके कि इनके आकार में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। इन पर प्रेस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेकंड है आपका रेशम। देखिए, धोते समय केवल हल्के हाथ से रगड़ना चाहिए। और इसके साथ साथ रेयॉन है, ऐसे वस्त्र को धोते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हें केवल हल्के साबुन और डिटर्जेंट से धोना चाहिए। धोते समय विशेष सावधानी बरतें। इस्त्री करना इन्हें आसान होता है, सूखे स्थान पर ही इनको थोड़ा सा संग्रहित करें। नायलॉन है, नायलॉन के वस्त्रों को अलग से धोना चाहिए, कम तापमान पर इस्त्री करें। पॉलिस्टर, गर्म इस्त्री की आवश्यकता इनमें नहीं होती है, गर्म मौसम में पहनने से बेचैनी उत्पन्न करते हैं। तेल के दाग को सावधानीपूर्वक इनमें हटाना चाहिए, क्योंकि ये तेल बहुत ज़्यादा जल्दी ले लेते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट था धागे की संरचना। धागे की संरचना के अकॉर्डिंग भी हमें इनका धोते समय ध्यान रखना है, जो कि जैसे कि आपका सूत के साथ पॉलिस्टर होता है कभी कभी मिक्स, तो अधिक गर्म जल का प्रयोग नहीं करना है, और अथवा ये वस्त्र बहुत जल्दी सुखड़ जाते हैं। वस्त्र निर्माण की विधि का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि वस्त्र धुलाई के दौरान बुने हुए वस्त्रों का आकार थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जिसके कारण इन्हें पुनः आकार दिया जाना जरूरी होता है। तो लैस और जली जैसे वस्त्र की विशेष सावधानी बरतनी है हमें। देखिए, लास्ट पॉइंट रंग और अंतिम रूप, यह भी वस्त्रों की देखभाल को प्रभावित करता है। देखिए, जो रंग होते हैं पेंटेड वस्त्रों का, जो धुलाई के दौरान क्या होता है, रंग निकल जाता है तथा इन रंगों का दाग अन्य वस्त्रों पर लग सकता है। तो इसीलिए प्रयोग किए जाने से पूर्व वस्त्र के रंग का परीक्षण कर लेना चाहिए तथा इन्हें अलग ही धोना चाहिए। इसके प्रयोग के दौरान उचित देखभाल की भी आवश्यकता है। परिसज्जा भी वस्त्र की रंगत को बदल सकती है, तो जिससे वस्त्र बेहतर और ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। लास्ट है हमारे इस चैप्टर में केयर लेबल, वस्त्रों की देखभाल के लिए लेबल। देखिए, वस्त्रों पर लगा लेबल एक स्थायी टैग होता है, जिससे वस्त्र की देखभाल संबंधित दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की बुक में बेटा दे रखा है, इसमें कुछ एक टेबल बनाई हुई है वस्त्रों की देखभाल के लिए लेबल पर दिए गए निर्देश चिन्ह, तो उनको थोड़ा सा हम डीपली देखेंगे। देखिए, इसमें वस्त्रों की देखभाल के लिए लेबल दिए गए हैं। तो इसमें जो ये लेवल दिए गए हैं 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें वाटर का टेम्परेचर है कि कितना टेम्परेचर हमें रखना है, कितना जो है सेट करना है कपड़ों के अकॉर्डिंग। देखिए, धुलाई चक्र के भी कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि नाजुक वस्त्र है उनके लिए कितना हमें धुलाई करनी है, या अलग से धोना है उन्हें, या उलट कर धोएं, गुनगुना रिस का, ठंडा रिस, या स्पिन ना करें, निचोड़े नहीं। तो ये सारे निर्देश दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वस्त्रों की देखभाल करनी है। बेटा, इसके साथ साथ लेबल पर आपके हाथ से धुलाई करनी है, मशीन से धुलाई करनी है, या सुखाना कैसे है उन्हें, या दबाकर प्रेस करनी है, कितने टेम्परेचर पर करनी है, ब्लीच करना है नहीं करना है, ड्राई क्लीन की आवश्यकता है। तो ये सारे ही निर्देश आपके लेबल पर दिए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वस्त्रों की जब धुलाई करते हैं तो देखभाल संबंधी निर्देश ये ध्यान रखने हैं। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है बेटा।
तो स्टूडेंट्स बेटा ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको अच्छी लगी तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।